गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ा सकें। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक बात की हुई थी बेटा, उसी के आगे हम बात करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, अम्लों के रासायनिक गुण में हम लोगों ने क्या देखा था? पहला अभिक्रिया देख लिया था, किसके साथ बेटा? धातु के साथ अभिक्रिया हम लोगों ने देखी हुई थी लास्ट क्लास में। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया हुआ था कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों को बताया गया था कि हाइड्रोजन गैस जो है वो जलने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को बताई गई थी कि मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अभी आपको दे के बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ लो फिर से। उसको तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा ही था, बट एक और अभी फिर से मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। क्या है? देखो, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन बनाते हैं। तो आप कोई भी अम्ल ले लो, तो कोई भी अम्ल ले लें। जैसे हमने अम्ल ले लिया क्या? HCl। हमने अम्ल क्या ले लिया? HCl ले लिया। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी गई? धातु के साथ। तो धातु में आप कोई भी धातु ले सकते हो। जैसे मैंने धातु में लिया सोडियम, तो जैसे ही सोडियम इस HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, बेटा, तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और लवण में आपका क्या बनता है बेटा? तो सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। और साथ ही साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा, यानी H2 बनाएगा। समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 से गुणा कर दोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, यहाँ क्लोरीन और ये इस तरीके से। तो यहां तक हम लोगों ने बात किया था। मैंने और भी कई एग्जाम्पल दिए हुए थे पिछले क्लास में। और ये याद रखने के लिए कि हाइड्रोजन गैस जो निकल रही होती है वो कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस को जलाओगे, मतलब वहां पे आप माचिस की तिल्ली ले जाओगे, जिस बर्नर में आपने हाइड्रोजन गैस बनाया हुआ है, वहां पे जैसे ही आप माचिस की तिल्ली ले जाओगे तो पॉप की ध्वनि होती है। कैसी ध्वनि होती है बेटा? पॉप की ध्वनि होती है। तो यहां तक हम लोगों ने बात किया था। अब आप यहां पे देखिएगा कि पॉप की ध्वनि होती क्या है। यहां पर नोट में आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको पॉप टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? तो देखिए, अभी जो मैंने समझाया वही सेम चीज है। पॉप की ध्वनि होगी तो पॉप टेस्ट क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली, ऐसी परख नली लेंगे जिसमें आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। तो जब हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती, मैंने माचिस की तिल्ली बोली, आप दोनों में से कुछ भी ले जाओ, कुछ जलने वाली चीज ले जानी है। दिवाली आ रहा है, आप फुलझड़ी भी लेके जा सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ भी ले जाओ, उससे नहीं मतलब है। बस याद रखना है कि जिस परख नली में आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगा, उसके पास आप क्या ले जाओगे? जब जलती हुई मोमबत्ती, माचिस की तीली, कुछ भी आप लेके जाओगे तो वहां पे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है बेटा? पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पॉप टेस्ट क्या होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है पॉप टेस्ट क्या होता है। तो आपको बस ये बताना है कि पॉप टेस्ट क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसकी उपस्थिति है या नहीं है, उसको बताने के लिए हम लोग पॉप टेस्ट करते हैं। और पॉप टेस्ट कैसे किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है बेटा। हम क्या करते हैं? जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं और जलती हुई मोमबत्ती को जैसे ही आप उस परख नली के मुख पर ले जाओगे, वहां पर पॉप की ध्वनि होने लगेगी। तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि उस परख नली में आपका क्या है? हाइड्रोजन उपस्थित है। बात समझ में आई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो पहला रिएक्शन था हमारा, किसके साथ? धातु से अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया हमने कराया बेटा? अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया कराया। अब किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? तो अगली अभिक्रिया है हमारी धातु कार्बोनेट। ध्यान समझिएगा, किसके साथ अभिक्रिया कराना है बेटा? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। क्या होगा जब
क्या होगा जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होगी बेटा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी। सर ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बात तो यहां फंसी कि सर ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले होता क्या है वो बता दीजिए, उसके बाद अभिक्रिया जो होगा वो तो हम देख ही लेंगे। तो पहले ये समझ लो कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है। तो बेटा कार्बोनेट CO3 2-, ध्यान समझिएगा, CO3 2- को कहा जाता है कार्बोनेट। ठीक है, अब ये हो गया कार्बोनेट, और मुझे कैसा कार्बोनेट लेना है, पहले वाला समझिएगा, मुझे धातु का कार्बोनेट लेना है। तो धातु कार्बोनेट क्या होगा, जब इस कार्बोनेट की अभिक्रिया या इस कार्बोनेट के साथ क्या मिला हो, कोई धातु मिला हो, कोई भी धातु ले लो, जैसे मैंने ले लिया सोडियम धातु। अब हम जानते हैं कि सोडियम के ऊपर 1+ आवेश होता है। मैंने ले लिया कैल्शियम धातु, कैल्शियम के ऊपर 2+ होता है। आप कोई भी धातु ले सकते हो, एल्यूमिनियम लो, सोडियम लो, पोटेशियम लो, जिंक लो, कोई भी धातु लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई भी धातु ले लिया और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देनी है आपको, कार्बोनेट के साथ। तो धातु और कार्बोनेट का जो मिलकर जो यौगिक बना होगा, धातु और इस कार्बोनेट से, कार्बोनेट किसको कहते हैं, तो CO3 2- को कार्बोनेट कहा जाता है। तो धातु और कार्बोनेट से जो मिलके यौगिक बनेगा उस यौगिक को क्या कहा जाएगा, धातु कार्बोनेट कहा जाएगा। अगर मान लो इस सोडियम और कार्बोनेट को मिलाएंगे तो कौन सा धातु बनेगा बेटा, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। कौन सा धातु बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और उस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, Na2CO3। उसी तरीके से अगर इसका अभिक्रिया कराया जाए कैल्शियम, तो क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होगा। सर यहाँ 2 लगाए, यहाँ 2 नहीं लगाए हैं, क्यों नहीं लगाया बेटा, देखो एक कार्बोनेट पे 2- का आवेश होता है, उसी तरीके से सोडियम पे 1+, तो 2- को संतुलित करने के लिए 2+ की जरूरत होगी, इसीलिए एक कार्बोनेट के लिए 2 सोडियम चाहिए, इसीलिए यहाँ पे Na2CO3 है। बात समझ में आ रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम के ऊपर भी 2+ और कार्बोनेट के ऊपर 2-, तो एक कैल्शियम एक कार्बोनेट को आपका क्या कर सकता है, संतुलित कर सकता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा कि धातु कार्बोनेट किसे कहते हैं। अच्छा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बस सिंपल सी बात है बेटा, धातु भी होगा, कार्बोनेट भी होगा, और उसमें एक हाइड्रोजन भी होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो एक धातु, एक हाइड्रोजन, और एक आपका क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो इसको कहते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमको इस अभिक्रिया में क्या देखनी है कि क्या होगा जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, किसका, अम्ल का। बात क्लियर है। तो यहां देखिएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है बेटा। क्या क्या बनाता है, धातु, जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है बेटा, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ क्या बनाता है, आपका जल बना रहा होता है। तो इसका रिएक्शन देखेंगे कि कैसे बना रहा होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी धातु ले लो, धातु कार्बोनेट, और कोई भी आप ले सकते हो क्या चीज, अम्ल। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया, अभी हमने लिखा हुआ तो सोडियम कार्बोनेट, तो मैं वही ले लेता हूं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया। इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, हमको अम्ल के साथ करानी है। तो मैंने अम्ल के रूप में क्या ले लिया बेटा, H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, और यहां क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। तो जैसे ही ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो एक तो आपका बता रहा है क्या बनेगा,
लवण बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। तो लवण कौन सा बनेगा वो में हम लोग बाद में बात करते हैं। दो चीज तो आपको पहले से पता है कि क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो CO2 और H2O हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, तो सोडियम का धन और सल्फेट का SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे और ये सोडियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जिसमें ये आपका लवण हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। दिख रहा है हमको, ये आपका बनेगा। अब इसको हमको क्या करना है, देखना है कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित है तब तो ठीक है, नहीं है तो संतुलित कर लेंगे। देखो 2 सोडियम यहां पर, 2 सोडियम यहां पर बराबर है, 1 कार्बन यहां पर, 1 कार्बन यहां पर बराबर है। ऑक्सीजन देखिएगा 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन इधर है आपका अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कितना ऑक्सीजन है, 4 यहां, 2 यहां, 1 यहां, बराबर है। अच्छा हाइड्रोजन देख लो, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन उधर है, 1 सल्फर इधर है, 1 सल्फर इधर है, यानी सारी अभिक्रियाएं हमारी क्या हैं, बराबर है, यानी इसको हमको संतुलित करने का जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। अब यही अभिक्रिया हम किसके साथ दिखाएंगे, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया किसके साथ दिखानी है, अम्ल के साथ दिखानी है। तो इस बार भी मैंने अम्ल में क्या ले लिया, H2SO4 लिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जैसे ही ये अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, तो हमको कुछ चीजें तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो फिक्स हो गया और लवण बनेगा, तो लवण के रूप में यहां सोडियम सल्फेट बनेगा, यानी क्या बनेगा बेटा, Na2SO4। क्या बनेगा, Na2SO4। अब देखो संतुलित है तो ठीक है, नहीं है तो संतुलित कर लो। तो सोडियम उधर 2 है, इधर 1 है, तो उसको करने के लिए यहां पे हमने 2 किया। जैसे ही 2 लिखा, कार्बन 2 हो गया, तो 2 कार्बन को बराबर करने के लिए यहां पे हमने 2 कर दिया, तो कार्बन भी बराबर हो गया। अच्छा ऑक्सीजन देखो कितना है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 10 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है बेटा, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे 8 और 1 वहां पे 9, टोटल 9 ऑक्सीजन है, लेकिन होने 10 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करके अब गिनो, 4 4 8 और 2 10, 10 ऑक्सीजन हो गए। जैसे ही 10 ऑक्सीजन उधर भी, 10 ऑक्सीजन इधर भी। सल्फर कितना है, 1 सल्फर इधर है, 1 सल्फर इधर है। हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, दोनों तरफ आपके क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या है, बराबर है। बात समझ में आई, नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ जल बना रहा होगा। तो आप यहां पर याद रखिएगा, इसकी जगह कोई भी धातु कार्बोनेट ले सकते हैं, H2SO4 की जगह आप HCl ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल आप लोग यहाँ पे समझ लो, जैसे मैंने इसको क्लीन करके अब एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसकी अभिक्रिया करा दी किसके साथ बेटा, HCl के साथ। किसके साथ करा दी, HCl के साथ। तो क्या बनेगा मुझे पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और लवण बनेगा। तो लवण कौन सा बनेगा, तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ, यानी कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2 बनेगा। क्या बनेगा, CaCl2। संतुलित नहीं है, संतुलित कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन बराबर हो गया, कैल्शियम बराबर हो गया, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन गिन लो, देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार आप किसी भी अभिक्रिया को अपने से कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना होगा कि क्या क्या चीजें बन रही हैं। बात समझ में आ रही है। चलो तो फिर आगे देखते हैं हम लोग।
अगला जो रिएक्शन है हमारा वो क्या बेटा, धातु ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। फिर से वही बात ना, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया आपको करानी है। तो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया आप कब कराओगे, जब आपको यह पता होगा ना कि धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं, धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो बेटा धातु ऑक्साइड बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे धातु होगा, और धातु जब किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिलके जो यौगिक बना रहा होता है, उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, धातु ऑक्साइड कहते हैं। जो यौगिक बनाएगा उसको हम धातु ऑक्साइड कहेंगे, यानी धातु और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। तो धातु और ऑक्सीजन में देखो क्या, धातु हम कोई भी ले लें, जैसे हमने ले लिया सोडियम, हमने ले लिया कैल्शियम, हमने ले लिया एल्यूमिनियम, हम कोई भी धातु ले सकते हैं। और जब आप इन धातु की अभिक्रिया किसके साथ करा दो, ऑक्सीजन के साथ, तो ये इनमें के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो सोडियम अपना ऑक्साइड बनाता है Na2O, सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा यानी CaO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा बेटा Al2O3, और भी कई धातु हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लिया Mg अभिक्रिया करेगा तो Mg कौन सा ऑक्साइड बनाएगा बेटा, MgO। तो इस तरीके से ढेर सारे ऑक्साइड होंगे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम क्या करना है, हमको क्या लेना है। तो हमको धातु ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है बेटा, धातु ऑक्साइड लेना है। तो हमने धातु ऑक्साइड लिया, धातु और ऑक्सीजन का मिश्रण, धातु और ऑक्सीजन का मिश्रण लिया, और धातु और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या कहा जाएगा, धातु ऑक्साइड। और इन्हीं सब की अभिक्रिया हमको किसके साथ करा के बताना है, अम्ल के साथ कराना है। तो हमको ये पता करना है कि क्या बनेगा। तो बाकी तो हम कर लेंगे, बस हमको क्या पता होना चाहिए कि जो ये सब धातु के ऑक्साइड हैं, ये धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या बनाते हैं, तो वो देखिए क्या बनाते हैं। तो अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड जो कि क्षारकीय ऑक्साइड होंगे, ये भी अभी समझाते हैं, के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। एक ही चीज लगभग बार बार बन रही है, बस थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो याद रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्या बोला, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड के साथ, सभी के साथ नहीं, कुछ ही के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और वो धातु ऑक्साइड कैसे होने चाहिए बेटा, क्षारीय होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, क्षारीय होने चाहिए। क्षारीय कौन होता है, वर्ग 1 के तत्व। सर ये वर्ग 1 क्या है, तो आवर्त सारणी आप देखिए, आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग होता है, उस पहले वर्ग में आपके तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन सा, लिथियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। तो एस ब्लॉक के तत्व को क्षार कहा जाता है। तो क्षारीय ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएंगे बेटा, लवण बनाएंगे, और साथ ही साथ जल बनाएंगे। लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल, हमने क्या लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया Na2O, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, अम्ल के साथ। तो कौन सा अम्ल ले ले बेटा, तो हमने HCl ले लिया। कौन सा अम्ल ले लिया हमने, HCl ले लिया। और जैसे ही HCl के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो बेटा क्या बना लेगा, लवण बनाएगा, यानी NaCl बनाएगा। और साथ ही साथ क्या बनाएगा, तो जल बनाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो क्या ये संतुलित है, तो देख लेते हैं। इधर 2 सोडियम, इधर 1 सोडियम, तो सोडियम को बराबर करने के लिए हमने 2 कर दिया। और इधर 2 क्लोरीन हो गए, इधर 1 क्लोरीन, इसको बराबर करने के लिए 2 हो गया। तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 सोडियम हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, और 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हमको यहाँ भी दिख रहे हैं, यानी ये हमारा संतुलित हो। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार आप किसी दूसरे, सर HCl की जगह कोई और ले लो। देखो मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया, Na2O लिया, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ ना करा के किसके साथ करा दी बेटा, दूसरे अम्ल के साथ करा दी। और दूसरा अम्ल हमने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। और जैसे ही अब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, जल बनाएगा, ये तो हमको पता, जल बनाएगा, ये तो हमको पता। और साथ ही साथ क्या बनाएगा, सोडियम का सल्फेट बना लेगा लवण के रूप में, Na2SO4। क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा। तो सोडियम सल्फेट बन गया,
और जल बन गया। क्या ये संतुलित है? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, वहां पर 4 ऑक्सीजन, सॉरी एक यहाँ भी है ना, तो 4 1 5 ऑक्सीजन, 4 1 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बराबर है सल्फर, 1 सल्फर यहाँ 1 सल्फर यहाँ, 2 सोडियम यहाँ 2 सोडियम यहाँ, यानी यहाँ पर सारी चीजें हमारी क्या है, पहले से संतुलित है, हमको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो जहां संतुलित करने की जरूरत होगी वहां करेंगे, जहां नहीं होगी वहां नहीं कर रहे होंगे। बात क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो इसको। चलो, तो ये हो गया होगा आपका। आगे देखते हैं, इसके आगे हमको क्या देखना है बेटा। तो ये अभिक्रियाएं हो गई। इसके बाद अब हम बात करेंगे अम्लों के उपयोग पर, कि अम्लों का उपयोग क्या है। ठीक है, कहां कहां अम्ल का यूज किया जाता है। तो अम्लों का उपयोग की अगर बात की जाए बेटा, तो अम्लों के उपयोग जो है हमारे पास निम्नलिखित उपयोग हैं, जिसमें आपके सामने सबसे पहला उपयोग आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? कि सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयुक्त किया जाता है। आप समझ में आ रहा है? अम्ल में जो H2SO4 है वो लेड बैटरी में ही प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम उद्योग में प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में उपयोग में लाया जाता है, उर्वरक यानी खाद बनाने में भी उसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जहां पर H2SO4 का उपयोग होता है। एक हमारा नाइट्रिक अम्ल है HNO3, एक हमारा नाइट्रिक अम्ल है HNO3। HNO3 का उपयोग देखो कहां पे है। HNO3 का उपयोग देखिए क्या है। तो आप लोगों के घरों में बहुत से सोने चांदी होंगे बेटा, जिनके जिनके घरों में ढेर सारे सोने चांदी हैं वो बहुत संभाल के रखें। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। शोधन यानी उनको प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ठीक है, शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही साथ उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी अम्ल मतलब नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहां कहां होता है बेटा? तो एक तो सोने और चांदी के शोधन में किया जाता है, उसकी शुद्धिकरण में किया जाता है, और साथ ही साथ उर्वरक यानी खाद बनाने में, औषधि बनाने में, साथ ही साथ विस्फोटक पदार्थ। अरे दिवाली आ रही है, बताएं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, तो आप लोग मत तैयार करने लगेगा घर पे, दुकान से खरीद के लाइएगा, वो बढ़िया है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग बेटा? नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशे में, उर्वरक निर्माण में, और भी ढेर सारी चीजें हैं जहां पर इसका उपयोग किया जा रहा होता है। बात क्लियर है? चलो, यहां तक में किसी कोई डाउट नहीं होगा? आगे देखते हैं। HCl, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी तो है भाई, इसको भी पढ़ लो कि इसका उपयोग कहां पर है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योग में कपड़ों को रंगने के लिए, वस्त्र उद्योग में कपड़ों को रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो HCl का क्या उपयोग है बेटा? तो HCl का उपयोग ये है, वस्त्र उद्योग में जो कपड़ों को कलर किया जाता है, अलग अलग प्रकार के आप लोग कपड़े पहनते हो, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हो, तो वहां पर HCl का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ कलई के पूर्व, यानी जब हम लोहे पे कलई कर रहे होते हैं तो उसके पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में, अम्ल है ना, तो अम्ल क्या करता है? संक्षारण का काम करता है, आपको पता होगा ये बात। तो उसकी वजह से वहां पे जो उस लोहे पे जो भी आपके गंदगियां बैठी होंगी वो सारी चीजें साफ हो जाती हैं। किससे? HCl से। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद
अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्षारक में। अम्ल हमारा हो गया, अम्ल हमने पढ़ा। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वो होते हैं बेटा जो H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से अब हम बात किसकी करेंगे? क्षारक की। उसी प्रकार से अम्ल के बाद अब हम बात किसकी करेंगे बेटा? क्षारक की। कि क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक किसे कहते हैं? तो क्षारक किसे कहते हैं भाई? तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। कैसा होता है बेटा स्वाद? वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को स्वाद कैसा होगा? तीक्ष्ण या कड़वा होगा। जैसे करेला, बात समझिएगा, स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे बेटा? नीला कर देता है। क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? क्षार कहते हैं। अब ये भी याद रखिएगा, नोट में इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम। बहुत सी समझने वाली बात है। यहाँ पे क्षार और क्षारक आता है बेटा। देखिए, वे क्षारक, ध्यान समझिएगा, नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। आप समझिएगा, ऐसे क्षारक जिनको जल में मिलाया जाए और वो जल में क्या हो जाए? घुलनशील हो जाए, जल में मिल जाए, उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। और यहां से हमको एक चीज पता चली, सभी क्षार क्षारक होते हैं। बात समझिएगा, सभी जो क्षार होंगे यानी जिनका जलीय विलयन हम देखेंगे तो सभी क्षार का जो क्षार होंगे वो क्या होंगे? क्षारक होंगे। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, तो आपको क्या रिप्लाई देना है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखा है ना आप लोगों ने? तो क्योंकि क्या होता है बेटा? क्षारक तभी क्षार कहलाएंगे जब वो जल में मिल जाएं, जब वो जल में घुलनशील हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। और हमने पढ़ा कि सभी क्षार जो हैं सभी तो नहीं घुलेंगे ना, सबकी घुलनशीलता नहीं होती है। तो जो घुलेंगे यानी जितने भी क्षार बने होंगे, क्षार वो तभी बना होगा जब वो जल में मिल गया होगा। क्षार वो तभी बना होगा जब वो जल में मिल गया होगा। तो जो जल में मिला वो तो क्षारक होगा ही होगा। और सभी क्षारक क्षार इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि सभी को मिलाने पे वो जल में घुलनशील सभी के सभी नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि क्षारक और क्षार क्या होता है? क्षार, जब क्षारक को जल में मिलाया जाए और वो जल में घुल जाए तो उसको क्षारक, उस क्षारक को क्षार कहते हैं। और जो जल में न घुले उनको क्षार नहीं कहा जाएगा। इसके बाद क्षारकों के प्रकार, जिस प्रकार से हम लोगों ने अम्लों के प्रकार देखे थे, याद होगा आप लोगों को अम्ल के प्रकार कौन कौन से? मैंने अम्ल के 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से 2 प्रकार थे अम्ल के? जल्दी बताइए। हाँ, कौन कौन से थे? एक आपका था बेटा प्रबल अम्ल और एक आपका था दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से बेटा क्षार के प्रकार हैं। क्षार के प्रकार में आपका पहला है कौन सा बेटा? समझिएगा, आयन के आधार पर क्षारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सा? तो पहला है प्रबल क्षारक। पहला क्या है? प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या होंगे बेटा? तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है। जहां पे हमने प्रबल अम्ल पढ़ा था और यहाँ पे प्रबल क्षारक पढ़ना है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक में बहुत ज्यादा डिफरेंस
नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आ जाएगा वो ये देखो, क्या अंतर आ जाएगा, तो वो आपके सामने है। देखिए, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर, इस बात पे ध्यान देना है, जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस, यहां पे माइनस रहेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, क्षार नहीं सॉरी, क्या कहलाते हैं बेटा, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। मतलब फिर से, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, मतलब पूरी तरीके से वियोजित हो जाए, और पूर्णतः वियोजित होकर आपका क्या दे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस, ऐसे OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अम्ल में क्या था, जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर क्या दे रहा था बेटा, H प्लस आयन दे रहा था। तो जब H प्लस आयन देता है तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, और जब OH माइनस आयन देता है तो क्या कहलाता है बेटा, क्षार कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा, अम्ल और क्षार का। तो यहां याद रखना है हमको क्या, कि प्रबल क्षारक क्या होंगे, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए। क्षार है तो वो OH माइनस देगा, लेकिन सबसे मेन चीज हमको क्या याद रखनी है, कि पूरी तरीके से वियोजित होगा तब वो क्या कहलाएगा, प्रबल कहलाएगा, और जब आंशिक रूप से वियोजित होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, दुर्बल कहलाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रबल क्षार का एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ETC, ये सब हमारे क्या है बेटा, ये सब प्रबल क्षारक हैं। यानी इनको जैसे ही जल में हम मिलाएंगे, इनको आप जैसे ही जल में मिलाओगे, ये आपका क्या देंगे बेटा, OH माइनस देंगे। इनको जैसे ही जल में मिलाया जाएगा, ये आपका क्या दे रहे होंगे, OH माइनस देंगे, और साथ ही साथ ये जल में क्या होंगे, पूरी तरीके से वियोजित भी हो जाएंगे। मतलब जैसे ही हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ मिला रहे होंगे बेटा, जल में, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाएंगे तो ये तुरंत किस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा बेटा, Na प्लस और OH माइनस में। और OH माइनस हमको जैसे ही मिला, मतलब हम समझ गए कि ये हमारा क्या होगा बेटा, क्षार होगा। और ये पूरी तरीके से वियोजित हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ETC का मतलब आप लोग सभी को पता होगा, मैंने बताया हुआ भी है आप लोगों को। ETC का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, कि इतने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी याद रखने होंगे। जरूरी नहीं कि इतने मैंने लिख दिए तो इतने से आपका हो गया, नहीं, कुछ आपको बुक से अपने से भी देखना है और पढ़ना है कि और कौन कौन से प्रबल क्षारक हो सकते हैं। बात क्लियर है। प्रबल क्षारक में किसी को कोई डाउट, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, पहले मेन चीज, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए और वियोजित होने के बाद क्या दे दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे दे। पूर्णतः वियोजित होकर हमको क्या दे दे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बेटा, प्रबल क्षारक कहेंगे। आगे देखिए, प्रबल क्षारक क्लियर हो गया होगा। तो प्रबल क्षारक के बाद अगला है हम लोगों का क्या बेटा, दुर्बल क्षारक। दुर्बल, जिसमें बल कम हो। बल कम होने का मतलब वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। आप समझ में आ रहा है ना, बल अगर ज्यादा है तो हम पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे, और अगर हमारा बल कम है तो हम पूर्णतः वियोजित
नहीं हो सकते। और जब हम पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे, भाई कमजोर है ना, कमजोर है, वीक है, इंग्लिश में वीक बेस। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं बेटा क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या देखेंगे, तो एग्जाम्पल में है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस ETC, और भी इतने से काम नहीं चलना है हमारा ना भाई। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या है बेटा, दुर्बल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक कहने का मतलब कि जब हम इनका जलीय विलयन बनाएंगे, जब हम इनको जल में विलय कर रहे होंगे तो ये जल में पूरी तरीके से वियोजित नहीं होंगे। एक लाइन में प्रबल जो पूर्णतः वियोजित हो जाए, दुर्बल जो पूर्णतः वियोजित ना हो। कहां पर, जल में मिलाने पर। कहां पर, जल में मिलाने पर। तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक जो दोनों प्रकार हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रबल क्षारक किसे कहते हैं और दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए तो आगे देखते हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक के बाद। तो क्षारक के भौतिक गुण, किस पे बात करेंगे हम लोग, क्षारक के भौतिक गुणों पर बात करेंगे। तो क्षारक के भौतिक गुण क्या क्या हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा, क्षारक के प्रमुख भौतिक गुण कुछ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो वो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, आपको सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं और आप देख रहे हो भाई। तो भौतिक गुण क्या क्या है क्षारक के, तो देखिएगा, पहला, सबसे पहला भौतिक गुण आपका क्षारक का क्या है कि क्षारक जल में विलय होता है तथा स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। कैसे हमको पता चलेगा कि ये क्षार है, देख के कैसे पता चलेगा, भौतिक रूप से। भौतिक रूप मतलब उसको देख के आप कैसे बता दोगे, महसूस करके, छू के कैसे बता दोगे, खाली आपने टेस्ट किया बता दिया तो कैसे पता चलेगा बेटा। तो क्षारक जो है वो जल में विलय होंगे, बात समझिएगा। स्वाद कैसा होगा, तीखा होगा और कड़वे होंगे। तो जो आपको तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, वो आपका क्या होगा, क्षार होगा। चलो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका है बेटा कि क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, नीला कर देता है। क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को किस कलर में कर देता है बेटा, बदल देता है नीला। जैसे अगर आपने किसी कंटेनर में क्षारक लिया और उसमें लाल लिटमस पेपर डालोगे, आप लाल लिटमस पेपर डालोगे तो वो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो। लिटमस पेपर ले लो, लिटमस पेपर को आपके घर में करेला होगा, नहीं होगा तो मार्केट से खरीद के ले आओ। अब आप उस करेले पे जैसे ही लाल लिटमस पेपर लगाओगे, करेले पे ऊपर नहीं, मतलब आप उसको पहले काट लीजिएगा, ठीक है, ऊपर लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा। आप उसको काटिएगा, जो उसके रसे जो आपको दिखेंगे उस पर आप जैसे ही लाल लिटमस पेपर लगाओगे वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, नीले कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है बेटा, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। किसके समान चिकने होते हैं बेटा, साबुन के समान चिकने होते हैं। यानी आप जब क्षारक को स्पर्श करोगे तो क्षारक का स्पर्श आपको कैसा महसूस होगा, साबुन की तरह। जैसे आप साबुन को छूते हो तो चिकनाहट दिखती है, उसी तरीके से क्षारक में चिकनाहट होती है। चौथा, अम्लों के समान क्षारकों में भी प्रवृत्ति कौन सी होती है बेटा, संक्षारक वाली प्रवृत्ति होती है। जैसा मैंने अभी देखा था आप लोगों ने, अम्ल में HCl संक्षारक के रूप में काम करता है, इसलिए उसका यूज हम कहाँ करते हैं, लोहे को साफ करने में। उसी प्रकार से आपका जो क्षार है, क्षारक का भी यूज किस काम में आता है बेटा, संक्षारक के रूप में कार्य आता है। बात समझ में आया होगा यहाँ तक। तो क्षारक के भौतिक गुण, पहला तो जल में विलय, स्वाद में तीखा और कड़वा, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, नीला कर देता है। उसके बाद क्षारक को स्पर्श करने पर हमको कैसा महसूस होगा, साबुन की तरह चिकनाहट होती है। क्षारक में आपका चिकनाहट कैसी होती है, साबुन की तरह वो चिकना होता है। साथ ही साथ अम्लों के समान क्षारक भी क्या होता है आपका, संक्षारक गुण रखता है।
अम्लों के समान क्षारक भी आपका जो है वो क्या रखता है बेटा, संक्षारक गुण रखता है। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, रासायनिक गुण पे, और वो रासायनिक गुण पे बात हमारी कब होगी बेटा, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।